नमस्कार, राज्यसभा टेलीविजन के कार्यक्रम मीडिया मंथन में आपका स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। मीडिया मंथन के आज के अंक में हम 2015 में भारतीय मीडिया ने कैसा किया, क्या सवाल रहे, क्या चुनौतियां रहीं, इस पर बात करेंगे। वर्ष 2015 घटनाक्रमों की दृष्टि से अगर हम देखें तो भारतीय समाज और राजनीति के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहा। तरह तरह के सियासी ज्वार भाटा आते जाते रहे, बहुत सारे सवाल और बवाल उठते रहे, पर क्या ये सवाल हमारे मीडिया में अपनी पूरी व्यापकता और जटिलता में प्रतिबिंबित हुए? क्या इनके कवरेज में मीडिया वस्तुगत दिखा? क्या उसने सूचना देने और लेने के अपने धर्म का पालन किया? ये ठीक है, अखबारों, चैनलों या वेबसाइटों ने कुछ अच्छे काम किए। इन कामों के चलते प्रशासन पर समय समय पर जरूरी दबाव भी बने, पर इस महादेश की बड़ी कथाओं की तस्वीरें हमारे मीडिया में कहाँ दिखीं? क्या हमारा मीडिया, आपकी राय क्या है? आपने क्या देखा? या अमुक आदमी के बयान पर, अमुक नेता के बयान पर आपकी क्या राय है? उन्होंने यह कहा, आप क्या कहेंगे? जैसे सवालों के इर्द गिर्द सीमित हो गया है। क्या मीडिया ने स्वतंत्र खोजबीन और स्पॉट रिपोर्टिंग छोड़ दी है? क्या वो सिर्फ कुछ खास लोगों के बयानों को ताश के पत्तों की तरह फेंटता रहता है, या किसी बड़े मामले के फॉलोअप के लिए विदेशी मीडिया या किसी दल या एजेंसी की पड़ताल या किसी थिंक टैंक की रिपोर्ट का इंतजार मात्र करता है? या आम आदमी के बीच से समाज के बृहत्तर सवालों को उठाना उसने बंद कर दिया है या कम कर दिया है? ऐसे ही कुछ सवालों की रोशनी में हम वर्ष 2015 में भारतीय मीडिया के सूरत हाल पर नजर डालेंगे। स्टूडियो में मौजूद हैं चार खास मेहमान जो इस विषय पर हमारी चर्चा में शामिल होंगे। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार जगदीश उपासने, लंबे समय तक हिंदी इंडिया टुडे के संपादक रहे हैं। हमारे साथ हैं BBC में लंबे समय तक काम कर चुके मधुकर उपाध्याय, और हमारे साथ हैं अनुराधा रमन, द हिंदू की एसोसिएट एडिटर। साथ में हैं वरिष्ठ पत्रकार, मीडिया समीक्षक और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में एसोसिएट प्रोफेसर आनंद प्रधान। आप चारों लोगों का स्वागत है। शुरुआत हम जगदीश जी आपसे ही करते हैं। अगर देखा जाए तो 2015 में भारतीय मीडिया की क्या बड़ी तस्वीर, क्या बड़ा काम क्या आपको नज़र आता है, और कौन से बड़े फेल्योर्स हैं जो नज़र आते हैं? कहाँ चूका है भारतीय मीडिया, अगर हम एक साल की समीक्षा करें तो? देखिए, अगर मीडिया की आप बात करें तो मीडिया में जो रियल मीडिया है उसकी हम बात नहीं, हम मुख्य धारा के मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करते हैं, जिसमें प्रिंट और टीवी है। नो डाउट कि प्रिंट और टीवी न्यूज़ और व्यूज़ के सबसे बड़े सोर्स रहे हैं, लेकिन क्या उनका असर समाज पर हुआ है या नहीं हुआ है? फिर जो सवाल आपने प्रारंभ में उठाए, शुरू में उठाए, तो ऐसा लगता है कि जो हमारा मुख्य धारा का मीडिया है, जो देश के, भारत के जो असली सवाल हैं, असली समस्याएं हैं, असली मुद्दे हैं, उनको उठाने में पहले की तरह चुस्त दुरुस्त नहीं रहा। दूसरा जो मुझे लगता है कि एक तरह का मैन्युफैक्चर्ड न्यूज़, एडिटर्स और हम सब पत्रकारों को पता है कि खबर को किस तरह से टिल्ट किया जा सकता है, बयानों को किस तरह से और दूसरों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगाकर, किस तरह से हेडलाइन मिस्चीवियस दिए जा सकते हैं। दुख की बात यह है कि जो ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग हमको करनी चाहिए वो मेन स्ट्रीम मीडिया में, कम से कम इंग्लिश मीडिया में, अनुराधा जी यहाँ बैठी हैं, ज़्यादा बताएंगे, मैं हिंदी का जर्नलिस्ट हूँ, मेन स्ट्रीम मीडिया में भी, इंग्लिश मीडिया में जो ऑब्जेक्टिविटी है वो उसका कमी दिखाई दी। मैं ये नहीं कहता कि ख़त्म हो गई। टीवी के साथ दिक्कत यह है कि टीवी तो सारा पॉलिटिशियंस के इर्द गिर्द, उनके बयानों के इर्द गिर्द, और टीवी न्यूज़ चैनल्स का मुख्य सोर्स अखबार है। हिंदू में छपी कोई खबर, जागरण में छपी कोई खबर, सुबह आज छपी है, उस पर ही सब कुछ उनका चलता है। एक सवाल जो आपने उठाया कि क्या लोग, रिपोर्टर फील्ड में जा रहे हैं, और जा रहे हैं तो क्या देख कर आ रहे हैं? ऐसा लगता है कि रिपोर्टर पहले की तुलना में कम जा रहे हैं फील्ड में, जो एक साल में दिखाई दिया। और अगर जा भी रहे हैं तो वो देख कर आ रहे हैं वो जो देखना चाहते हैं जी। तो मेरे जैसे जो पुरानी स्कूल के जर्नलिस्ट हैं, इस तुलना में जो सोशल मीडिया है, माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स है,
उन्होंने, मैं समझता हूं कि मेन स्ट्रीम मीडिया का के मुकाबले। एजेंडा बदलने में और उनको अपनी बातों से पीछे हटने में उसने बड़ा रोल प्ले किया। दरअसल जगदीश जी ने जो अभी कहा, हम इस पहलू पर खास तौर पे चारों लोगों की राय लेंगे, लेकिन हम थोड़ी देर बाद इस पर आएंगे, सोशल मीडिया का जो अभ्युदय या जो उसका एक कंट्रीब्यूशन दिखाई देता है। लेकिन पहले मधुकर, हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि 2015 में आप भारतीय मीडिया के उभार को या उसके गिरावट को, ज्वार भाटे को कैसे देखते हैं? क्या वाकई कुछ है ऐसा जिस पर हम बहुत गर्व करें कि 2015 में अचीव किया है इंडियन मीडिया ने? देखिए, बहुत गर्व करने या बहुत निराश होने जैसी स्थिति दोनों ही नहीं है मीडिया के संदर्भ में, क्योंकि जो कुछ पहले हो रहा था लगभग 2015 उसका रिपीट जैसा दिखाई दिया। जो 2014 में रहा होगा, जो 2013 में रहा होगा, वैसा ही 2015 भी गुजर गया, क्योंकि वैसा ही केंद्रित खबरें, उसी तरह के लोग, समाचार को वहीं तक सीमित कर देना जहां आप पहुंच सकते हैं, जहां आपका कैमरा पहुंच सकता है, वही न्यूज़ है। ये जो अप्रोच है न्यूज़ के प्रति, वो बिल्कुल वैसा का वैसा ही कायम रहा। तो कोई बहुत खुश होने या बहुत निराश होने जैसी स्थिति नहीं है। डेवलपमेंट है, वो डेवलपमेंट दूसरे फ्रंट से आ रहे हैं। वो फ्रंट, अगर आप ये देखें कि किसी जगह आप कोई एरिया, कोई क्षेत्र, कोई लोग उपेक्षित रह गए हैं, तो वो पहले भी उपेक्षित रह जाते थे। वो 18-20% लोग जो साइडलाइंस पर रहते हैं, उनके बारे में, उनकी चीज़ें कोई खबर नहीं होती। आजकल मैं अमरकंटक में नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी में आदिवासियों के बीच में मीडिया का क्या रोल है और कैसे पहुंचता है, इस पर काम कर रहा हूँ। मैं हैरान हूँ कि अमरकंटक के आसपास भी जितने बड़े नामी गिरामी अखबार पहुंचते हैं, उनमें मीडिया में, उस अखबार में आदिवासियों की कोई खबर नहीं होती। क्या वो भी नहीं उसकी उपेक्षा करते हैं? उनके लिए खबर ये होती है कि सड़क बनेगी कि नहीं, बस स्टेशन पर बसें आएंगी कि नहीं, बस का टाइमिंग बदलेगा कि नहीं, रेलवे स्टेशन पर ये ट्रेन रुकेगी कि नहीं, आदिवासी की क्या समस्या है, उसको क्या ज़रूरत है, ये किसी की प्रायोरिटी में नहीं। अनुराधा, ये जो मधुकर कह रहे हैं, आई मीन कई सालों से हम देख रहे हैं कि हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, लेकिन खबरों के मामले में मीडिया में लोकलाइजेशन दिखाई दे रहा है। और ये लोकलाइजेशन महानगर केंद्रित है या बड़े शक्ति केंद्रों के आसपास इर्द गिर्द मंडराता है, चाहे वो शक्ति केंद्र अर्थ के हों, अर्थव्यवस्था के हों, राजनीति के हों या किसी भी क्षेत्र के हों। तो ये जो पहलू है, आप अगर हम सबको मिलाकर देख रहे हैं, हिंदी अंग्रेजी की बात नहीं कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि ये ट्रेंड क्यों नहीं टूट रहा है भारतीय मीडिया में? 2015 भी इसका अपवाद नहीं रहा, जैसा जगदीश उपासने कहते हैं। मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ, 2014 और 2015 में फ़र्क एक छोटा सा है। न्यूज़पेपर्स और टेलीविज़न जो है हाइपर लोकल भी हो रहे हैं और नेशनल भी हो रहे हैं, दोनों साथ साथ देखने को मिल रहा है आपको। सो एक छोटा इंसिडेंट जिसका इम्पैक्ट नेशनल लेवल में पड़ता है, उसको मैग्नीफाई करते हैं, लेकिन दोनों एक साथ चल रहा है। मुझे लगता है 2014 और 15 में ये फ़र्क ये है कि हाइपर लोकल न्यूज़ भी हो रहा है। जो ट्राइबल्स के बारे में आपने जो सवाल उठाया है, वो लोकल मीडिया में हो रहा है। नेशनल मीडिया में जब तक मतलब एक क्रिटिकल मास नहीं पहुंचता है, तब तक नेशनल मीडिया में नहीं आ रहा है। लेकिन छत्तीसगढ़ जैसे उदाहरण के तौर पे जो ट्राइबल बेल्ट है, खासकर जो बस्तर का इलाका है, जगदलपुर का इलाका है, या जिसकी बात वो कर रहे हैं, मधुकर कर रहे हैं, अब उस इलाके के सीमावर्ती क्षेत्र है जहां छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश सब जुड़ा हुआ है और झारखंड तो लगभग आकर मिलते हैं। तो उन इलाकों की जो बड़ी खबरें हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे अभी हाल में बस्तर में एक पत्रकार की गिरफ्तारी भी हुई है। मैं नहीं जानता कि वो सही हुई है, गलत हुई है, वो लीगल पॉइंट क्या है, उस पर हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन ये खबरें भी नहीं बन रही हैं, खासकर नेशनल मीडिया में। खबरें बन रही हैं। आई मीन, आप अगर मेन स्ट्रीम मीडिया को लेंगे, इफ यू आर डिफाइनिंग मेन स्ट्रीम मीडिया, तो मेन स्ट्रीम मीडिया क्या हुआ फिर? टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स और हिंदी के अखबार हुए, हिंदू है, तो इसमें तो खबर आती है, खबर तो छपती है। सबसे अधिक सोशल मीडिया सामने ला रहा है और तब प्रेशराइज होकर के नेशनल मीडिया। लेकिन मीडिया का मतलब रोल वर्ल्ड ओवर यही हो रहा है कि माइक्रो ब्लॉगिंग साइट में और वेबसाइट में जो खबर आती है उसको फिर प्रिंट लेती है और फिर उल्टा हो रहा है, टेलीविजन उसको और मैग्नीफाई कर रही है। मतलब आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं आपकी बात, आपने कहा कि 2014-2015 में एक फ़र्क है। एक अति उत्साह में या जैसे भी मीडिया प्रेज कर रहा था, अब नहीं कर रहा है। ये इसको हनीमून सिंड्रोम कह लीजिए। ये राजीव गांधी के साथ भी हुआ, इंदिरा गांधी के साथ हुआ, मनमोहन सिंह के साथ हुआ, सबके साथ हुआ। तो इसको मैं कोई बदलाव नहीं मानता। ये मीडिया में बदलाव का प्रतीक नहीं हो सकता, ना है। हाँ,
आनंद प्रधान, हम आपको आपसे अगर जानना चाहें इसी पहलू पर, 2015 को आप कैसे देखते हैं? मीडिया सिनेरियो को, मीडिया के परिदृश्य को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मुझे तो लगता है कि ये बात सही है कि 2014 का ही एक्सटेंशन 2015 में दिखाई पड़ता है। मुझे कोई बहुत बड़ा परिवर्तन 2014 से 2015 में नहीं दिखाई पड़ता। अगर कुछ शब्दों का सहारा लें जिसके जरिए इस 2015 की पूरी पत्रकारिता को व्याख्यायित करना हो, तो उसमें सुपारी जर्नलिज्म से लेकर के सेल्फी जर्नलिज्म तक, और उसमें जो कल तक फ्रिंज एलिमेंट जिनको कहा जाता था, आज अगर मान लीजिए कि कुछ चैनल एक खास तरह की बहुत ही बायस्ड और एजेंडा ड्रिवन रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इश्यूज को कवर कर रहे हैं, और आप देखिए पिछले साल भर में लव जिहाद से शुरू होकर के और बीफ बैन तक के बीच में जितने इश्यूज कवर किए गए हैं, जिनको हम कह रहे हैं कि रियल इश्यूज नहीं आ रहे, पर जो इश्यूज उछाले जा रहे हैं उसमें मीडिया का बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन है, वो पार्टिसिपेंट बन गया है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सेल्फी जर्नलिज्म और सुपारी जर्नलिज्म दोनों दिखाई पड़ रहे हैं, और उनके साथ चैनलों का और अखबारों का भी एक बड़े हिस्से का एक तरह का सुदर्शनीकरण हो गया है। हाँ, और ये फ्रिंज नहीं है, मेन स्ट्रीमिंग हो गई है। जी, जी। तो उसमें कुछ अपवाद हो सकते हैं, कुछ चैनल अपवाद हो सकते हैं, कुछ अखबार अपवाद हो सकते हैं, लेकिन व्यापक तौर पर अखबारों और चैनलों का या भारतीय मीडिया का, यहां तक कि सोशल मीडिया का भी एक तरह का, आप कहिए कि उसमें जिस तरह के एक राइटवर्ड शिफ्ट पॉलिटिक्स में है, वही राइटवर्ड शिफ्ट आपको मीडिया में भी दिखाई पड़ता है, और मीडिया के डिबेट और डिस्कशन में भी दिखाई पड़ता है, इश्यूज के कवरेज में दिखाई पड़ता है। हम आनंद प्रधान आपकी इस टिप्पणी के साथ अभी एक छोटा अंतराल लेते हैं, और अंतराल के बाद जब हम लौटेंगे तो जो मीडिया के कवरेज के अंदर जो बहुत सारी अंतर्निहित चीज़ें हैं उनको भी कोशिश करेंगे आप चारों लोगों से बातचीत के दरमियान पकड़ने की, उनकी शिनाख्त करने की। एक अंतराल। मीडिया मंथन में आज हम बात कर रहे हैं 2015 में भारतीय मीडिया कैसा रहा, कवरेज कैसा रहा, अर्थशास्त्र मीडिया का, उसका समाजशास्त्र कैसा रहा, कवरेज की चुनौतियां और समस्याएं क्या रहीं। मैं ये समझना चाहता हूं जगदीश उपासने आपसे कि आमतौर पे माना जाता है कि जो 2-3 जो बड़े मुद्दे या घटनाक्रम जहां भारतीय मीडिया काफ़ी फेल किया उसको समझने में, मानस को आम लोगों के पकड़ने में, वो एक तो रहा बिहार का चुनाव, और दूसरा बल्कि दिल्ली का भी चुनाव, इसके पहले वाला चुनाव। ये जो दोनों चुनावों को जिस तरह से कवर किया गया, एजेंडा जर्नलिज्म कह लीजिए या जनमानस के अंदर जाकर जनमानस को पकड़ने की कोशिश में विफलता कह लीजिए, क्या था ये? पहली बात तो ये, और उसी के साथ मैं ये भी जानना चाहूँगा कि चेन्नई की जो बाढ़ है उसका जिस तरह से कवरेज हुआ, और मेन स्ट्रीम मीडिया ने ऑलमोस्ट उसको इग्नोर किया, बिल्कुल लास्ट आवर्स में जब सोशल मीडिया का काफ़ी प्रेशर दिखा पूरे देश में, एक सिनेरियो जो मीडिया का था उसमें, तो फिर थोड़ा बहुत 1 दिसंबर से कवरेज थोड़ा बहुत शुरू हुआ। ये मैं जानना चाहता हूं। उर्मिलेश जी, आपने अच्छे उदाहरण दिए हैं दोनों, और मेरा ये मानना है कि हम एक ओपिनियन मेकर हैं, मीडिया ओपिनियन मेकर है, हम फॉलोअर नहीं होने चाहिए। ये जो बड़े जजमेंट ऑफ, माने आपकी जो गलतियां हुई हैं, आप इतना भी नहीं जज कर सकते कि दिल्ली में क्या होने वाला है विधानसभा चुनाव में, आप बिहार में क्या होने वाला है। आप जज कर सकते हैं, कोई जर्नलिस्ट, एक जर्नलिस्टिक हंच होता है जो ये बता देता है कि क्या होने वाला है, ये सब जर्नलिस्ट को होता है। मुझे लगता है कि उस हंच की जो अंदर से आवाज़ पत्रकारों को आती थी उसकी उपेक्षा कर दी गई, और मीडिया इसका, इस विचारधारा का, इस नेता का, इस पार्टी का, इस कॉरपोरेट घराने का और फॉलोअर बन गया। चेन्नई की बाढ़ को सबसे ज़्यादा कवरेज एक न्यूज़ पोर्टल ने किया, एक न्यूज़ पोर्टल ने ही रिलीफ ऑपरेशन बिछड़े हुए लोगों को मिलाने में। बिल्कुल। तो ये अनुराधा, जो एक और चीज़ हम समझना चाहते हैं कि देखिए, जैसे एग्जिट पोल है, ओपिनियन पोल्स है, इतने सालों से ये सब चल रहा है हमारे देश में, उस पर सवाल भी हैं, इलेक्शन कमीशन की ओर से भी सवाल उठे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ की ओर से भी उठे हैं, लेकिन इस दफ़ा अगर देखा जाए बिहार के चुनाव में, जिस एक सर्वे कंपनी ने ज़्यादा ऑब्जेक्टिवली या जो रिजल्ट जो हुआ है उसके बिल्कुल नज़दीक जो एग्जिट पोल किया, उसको चैनल ने दिखाया ही नहीं, और शेष जितने सर्वे हुए वे सारे गलत साबित हुए। तो ऐसा क्यों हो रहा है मीडिया में? ये आमतौर पे इतना गलत साबित होना, मुझे लगता है इसके पीछे संजोग है,
सुनियोजित है या प्रोफेशनल स्किल की कमी है? क्या कहेंगे आप? बिहार इलेक्शंस, अगर प्रोफेशनल स्किल्स की तो कोई कमी नहीं है यहाँ पे, बट इनफॉर्मल डायरेक्शंस तो हमेशा जाते हैं। तो इस बार भी बिहार के चुनाव में एक एग्जिट पोल को लेकर के ये सवाल उठे। लेकिन मधुकर, सॉरी, ये एग्जिट पोल की भी मतलब मिस्टेक नहीं थी, जहाँ एक्चुअल डेट में जो चैनल्स ने जो नहीं दिखाए उस पर सवाल उठते हैं। रिजल्ट काउंटिंग डे पे गड़बड़ होना बहुत मतलब कम देखा गया है। नहीं, लेकिन मधुकर, मैं ये समझना चाहता हूँ, आप लंबे समय तक आपने इलेक्शंस भी कवर किए हैं। मैं ये किसी नेता, किसी पार्टी का कोई डायरेक्शन या कोई इंस्टिगेशन या कोई प्रेशर, उसको मैं बहुत तवज्जो नहीं देता, खासकर एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल या चुनाव रिपोर्टिंग के कॉन्टेक्स्ट में। अगर मीडिया स्वयं अपने ईमान को और अपनी समझ को कहीं गिरवी रख रहा है तो आई मीन उसके लिए आप किसी को, बाहर के किसी फैक्टर को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। क्या कैजुअलिटी कहाँ हुई है, कहाँ दुर्घटना हुई है? देखिए, दो चीज़ें इसको अलग अलग करके देख लीजिए। एक तो कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ मीडिया जो है, जिसका ये भी कह रहे थे कि एक जर्नलिस्टिक हंच होता है, आपको पता रहता है, आपको मालूम हो जाता है ज़मीन पर खड़े होने पर कि यहाँ ये होने वाला है, लेकिन उसको नियंत्रित कौन कर रहा है? मैं जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की बात है उसके बीच में और उस पत्रकार के बीच में कॉरपोरेट को भी खड़ा करना चाहता हूँ। ये सीधा सीधा अगर वहाँ से ना हो रहा होगा तो कॉरपोरेट हित उसको अपने ढंग से मोल्ड कर रहे होंगे। यानी कैजुअलिटी जो है वो जर्नलिज्म, प्योर जर्नलिज्म है, जिसकी उम्मीद अब शायद बहुत कम बची हुई दिखाई देती है। इक्का दुक्का कहीं होगी। जो सोशल मीडिया पर आपको दिखाई देता है अपबीट मूड जर्नलिज्म का, वो आपको मेन स्ट्रीम, तथा कथित मेन स्ट्रीम मैं उसे कहूँगा, उसमें नहीं दिखाई देता है। और इसकी वजह कॉरपोरेट घरानों का बहुत बड़ा रोल है उसमें। और इसमें पॉलिटिशियंस को तो दूसरे नंबर पर आप रखिए, वो जो कर रहे होंगे उनके अपने हित हैं, अपने स्वार्थ हैं, और वो करते रहेंगे। वो हमेशा से करते रहे हैं। कॉरपोरेट घरानों का जो इसमें भूमिका है उस पर वो सबसे बड़ी चुनौती। आनंद प्रधान, यही सवाल मैं आपसे समझना चाहता हूं कि आमतौर पे माना जा रहा है कि 2015 पूरी दुनिया में अगर देखा जाए 2014 2015 तो प्रिंट के लिए और टेलीविजन के लिए भी बहुत बड़ा आई मीन ये दोनों साल बहुत महत्वपूर्ण नहीं रहे। लेकिन भारत में जो मीडिया है, खासकर प्रिंट और विजुअल दोनों को अगर देखा जाए, उनकी अर्थव्यवस्था जो अभी हाल में फिक्की और केपीएमजी की रिपोर्ट आई है उसको भी मैं देख रहा था, तो मुनाफा दिखा रहे हैं, ग्रोथ दिखा रहे हैं। मुनाफा सभी चैनलों का हो या ना हो, लेकिन ओवरऑल मीडिया में एक ग्रोथ दिखाई देती है। रेडियो और डिजिटल बिजनेस में भी उछाल है, और इसके अलावा प्रिंट और विजुअल में तो खैर ही है। ओवरऑल मीडिया क्षेत्र में 12% की ग्रोथ दिखाई गई है। तो आखिर कॉरपोरेट जो हमारे देश का है, जो मीडिया को कंट्रोल कर रहा है, वो क्यों प्रोफेशनलिज्म को रोकता है? जैसा कि मधुकर कह रहे हैं, आखिर प्रोफेशनल जर्नलिज्म और कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ मीडिया के बीच वो क्या ऐसी स्थिति है जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े दिख रहे हैं? देखिए, एक असल में मुश्किल ये है कि ये बात सही है कि एक हद तक का ग्रोथ है, पर वो केपीएमजी और फिक्की की जो रिपोर्ट है वो थोड़ा ज़्यादा बुलिश है, और शायद वो फॉरेन इन्वेस्टर्स को ध्यान में रख के बनाई जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए। लेकिन मुश्किल ये है कि जो एडवर्टाइजर्स हैं तो वो बड़े कॉर्पोरेट्स एडवर्टाइजर्स हैं, और सरकार भी अपने आप में बहुत बड़ी एडवर्टाइजर है, और वो भी उसका इस्तेमाल करती है। और एक तरह का कॉर्पोरेट और सरकार, या आप सत्ता कह लीजिए, दोनों का गठजोड़ है जो पूरी मीडिया इंडस्ट्री और उसके कंटेंट को और उसकी दिशा को तय कर रहा है। और यही बात मैं बार बार कह रहा हूं, जो सेल्फी जर्नलिज्म है वो एक टर्म है जो बहुत सारी चीजों को, जो पीआर जर्नलिज्म है उसका नया फॉर्म है वो एक तरह का। और दूसरी तरफ जो आप कह रहे हैं कि एक जिस तरह के इश्यूज मीडिया में आने चाहिए थे, या जिस तरह से कवर होने चाहिए थे, या जो एक तरह का एजेंडा दिखाई पड़ता है, तो आप जैसे देखिए इन पिछले दिनों से इतना सारा राजनीतिक विवाद चल रहा है, पर WTO की इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा थी, जिसमें हमारे फार्मर्स का, कृषि का और ये सर्विसेज सेक्टर के बहुत सारे इश्यूज थे। उस पर मीडिया में कोई रिपोर्टिंग तक नहीं हुई कि वहां हुआ क्या एक तरह से, और उस पर कोई थोड़े बहुत अखबारों की रिपोर्टिंग अगर छोड़ दें आप तो मुझे यह लगता है कि जो एक तरह का एजेंडा ड्रिवन जर्नलिज्म है, जिसमें कॉर्पोरेट और सत्ता का इंटरेस्ट एक साथ मिल गया है। लेकिन आनंद प्रधान प्लीज, और इकोनॉमिक क्राइसिस, आनंद प्रधान मेरा एक यह इसी से जुड़ा एक सवाल और है कि
आमतौर पे ये माना जाता है कि भाई अगर समृद्धि या अर्थव्यवस्था मीडिया की ठीक ठाक है तो वो बेहतर काम करेगा। नहीं। लेकिन अभी एक सेकंड, लेकिन जो अभी सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है बिहार चुनाव के जस्ट बाद, खासकर हमारे प्रधानमंत्री जब G20 की मीटिंग में जा रहे थे उसके एन पहले, कि न्यूज़ का जो क्षेत्र है, खासकर समाचार क्षेत्र जो है मीडिया में, उससे भी FDI के लिए सरहद उसकी बढ़ाई गई है, सीमा बढ़ाई गई है। मैं ये समझना चाहता हूं कि इसका भारतीय मीडिया के विस्तार में, गुणवत्ता में, खासकर न्यूज़ अफेयर्स में क्या कोई आपको लगता है कि फर्क पड़ेगा, असर पड़ेगा? नहीं, ये तो डिबेट देखिए बहुत पहले से चल रही है, पिछले 15 साल से चल रही है। और जो बहुत सारे मीडिया ग्रुप एक्टिव थे कि हाँ FDI आना चाहिए इससे, और जर्नलिस्ट का भी एक हिस्सा मानता था कि वो आएगा तो सैलरीज बढ़ेंगी, वर्किंग कंडीशंस इंप्रूव होगी, प्रोफेशनलिज्म आएगा। पर वो हुआ नहीं, बल्कि सच्चाई ये है कि जितने भी वो आए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया या हिंदी मीडिया में आया, अंग्रेजी मीडिया में आया, हर जगह उन्होंने भारतीय मीडिया की जो अपनी बुराइयां थी उन्हीं को एक्सेप्ट किया। मधुकर उपाध्याय, क्या आपको क्या लगता है, क्या FDI का जो सीमा बढ़ाई गई है न्यूज़ और करंट अफेयर्स में, क्या, क्योंकि मनोरंजन में पहले से ही बहुत अच्छी स्थिति थी, तो क्या इसका कोई गुणवत्ता पर, मीडिया के उसके प्रोफेशनलिज्म पर बेहतर असर आप अपेक्षा करते हैं? आपने दुनिया में और देशों में भी काम किया है। मुझे लगता है उर्मिलेश जी, जितना भी निवेश आएगा अंत में उसका भारतीयकरण हो जाएगा। वो वही भारतीय मीडिया वही करता दिखाई देगा जो पहले करता रहा है, उससे उसकी गुणवत्ता पर कोई फर्क पड़ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। मैं प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की सदस्य, जब मैं सदस्य था उसका, तब भी ये बहस चलती थी कि भारतीय मीडिया डर क्यों रहा है, क्या वो इतना कमज़ोर है कि विदेशी निवेश आने पर वो एकदम चरमरा कर बैठ जाएगा? ये तर्क है ही नहीं। तर्क ये है कि भारतीय मीडिया इतना बड़ा अपने आप में शख्सियत हो गई है, इतनी बड़ी पर्सनैलिटी हो गई कि कोई भी आएगा, कोई भी निवेश लेकर आएगा, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। मैं अनुराधा रमन, हमारे पास समय बिल्कुल खत्म हो चला है, लेकिन फिर भी हम 2 सवाल आप लोगों से जरूर करेंगे, बहुत संक्षेप में। आपने देखा कि भारतीय मीडिया के अंदर की समस्याएं, चाहे वो आर्थिक समस्याएं हों, प्रोफेशनल हों या स्ट्रक्चरल हों, उसके बारे में ट्राई ने कई दफ़ा महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स दी। और ट्राई के अलावा पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित, उसने बहुत महत्वपूर्ण एक रिपोर्ट दी 2013 के मई महीने में। इन सबके बावजूद, प्रेस काउंसिल, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, सबके प्रयासों के बावजूद भी भारतीय मीडिया की जो संरचनात्मक स्थिति है, जो उसकी अर्थव्यवस्था है, जो उसके प्रोफेशनलिज्म की समस्या है, इस पर कुछ खुलती कोई विंडो इस पर खुलता नजर नहीं आ रहा है, कोई खिड़की खुलती नजर नहीं आ रही है। कहाँ ठहरा है सब कुछ? क्योंकि दोनों टेलीविज़न और न्यूज़पेपर्स जो हैं बहुत निर्भर रहते हैं एडवर्टाइजमेंट्स पे। सब्सक्रिप्शन को आप अखबार का, अगर कोई भी अखबार अगर प्राइस आप उसको बढ़ाना चाहते हैं, आप देखिए कितना बवाल हो जाएगा उसमें। आप लोग 10 रुपये लोग अगर दे पाएंगे एक अखबार के लिए, 15 रुपये अगर दे पाएंगे, तब हम बात कर सकते हैं एक इंडिपेंडेंट मीडिया की। लेकिन तो फिर मैं समझना चाहता हूं जगदीश उपासने, आखिर अमेरिका में, यूरोप के कई देशों में मीडिया के स्ट्रक्चर में 19वीं सेंचुरी से लेकर 20वीं सेंचुरी के बीच में बहुत सारे रिफॉर्म्स के इनिशिएटिव लिए गए, कई जगह बड़े कमीशन बने। उन कमीशंस के हाल में अभी यूके में कुछ वर्ष पहले भी कमीशन बना है, अमेरिका में तो 40-50 साल पहले भी बना था। हम ये समझना चाहते हैं कि मीडिया की समस्याओं के लिए क्या भारत में एक बड़े इनिशिएटिव की ज़रूरत है? मेरा ख्याल है एक प्रेस कमीशन बनाया जाना चाहिए, जिसमें सारा प्रिंट हो, टीवी हो और डिजिटल मीडिया भी हो, उस पर बात होनी चाहिए, ज़रूर होनी चाहिए। लेकिन आनंद प्रधान ये जो बात कह रहे हैं कि एक प्रेस कमीशन जैसा इनिशिएटिव होना चाहिए, लेकिन इस बीच में बिल्कुल अंत में हम संक्षेप में जानना चाहेंगे कि क्या सोशल मीडिया एक बड़ी संभावना है, खासकर विजुअल और प्रिंट में जो हालात हैं अपने देश में, उसके मद्देनजर? वो मैं समझता हूं कि बड़ा जटिल है वो। उसमें संभावना भी है, उसमें निराशा के भी कारण हैं, और उसमें आप जैसे देखिए जो हमारे ओवरऑल मीडिया और समाज में हो रहा है वही डिजिटल मीडिया में या सोशल मीडिया में भी दिखाई पड़ रहा है। उपाध्याय, आपकी क्या राय है सोशल मीडिया के बारे में? सोशल मीडिया के बारे में मैं आनंद से बिल्कुल सहमत हूं कि उसमें जितनी खूबियां हैं उतनी ही खामियां हैं और उतनी ही खामियों के अवसर भी हैं। लेकिन जगदीश उपासने, आपकी क्या राय है? मेरा मानना दूसरा है। मेरा मानना है कि टेक्नोलॉजी जिस तरह से विकसित हो रही है, उसमें सोशल मीडिया ही है जो कल को मेन स्ट्रीम मीडिया बनने वाला है। आपका हम लोग सोचते हैं सोशल मीडिया बहुत ही इंडिपेंडेंट है, वो भी कॉर्पोरेट ओन्ड है,
आपके मार्क जुकरबर्ग, फेसबुक, ट्विटर में सारे कॉरपोरेट्स हैं। मैं इतना मतलब उस पर फेथ नहीं रखूंगी सोशल मीडिया में। उसको कोऑप्ट होने में बहुत कम समय लगेगा। कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ सोशल उसमें शायद मीडिया इतना होने दम में भी नहीं होगा जितना आपके तथाकथित बड़े मेन स्ट्रीम मीडिया क्योंकि स्टैंड लेकर जितना कर बड़ा सकते हैं, इकोनॉमिक वो भी नहीं कर स्टेक पाएंगे। होगा उतना ही ज्यादा कॉम्प्रोमाइज के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर रास्ता क्या है अनुराधा? आपको क्या लगता है मीडिया में एक बड़े रिफॉर्म्स या उसकी स्ट्रक्चर में, उसकी अर्थव्यवस्था में, उसके प्रोफेशनल तौर तरीकों में क्या होना चाहिए आखिर? एक्सेप्शंस जो हैं, जो अखबार जो एक्सेप्शंस अपना इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म जो प्रैक्टिस कर रही है, अगर वो लोग खुद ऑब्जेक्टिविटी और इम्पार्शियलिटी को मेंटेन करके रखें जी, तो आप इस ट्रेंड को जो बोलते हैं यू कैन बक द ट्रेंड। मैं समझता हूं कि आप लोगों ने बहुत कम समय, सीमित समय होने के बावजूद भारतीय मीडिया की समस्याओं को लेकर 2015 में हमने क्या देखा, इसके बारे में बहुत सारे सवाल उठाए हैं। इन मुद्दों पर हो सकता है कि बहुत सुसंगत ढंग से हमने चर्चा को एक तार्किक परिणति तक न हम पहुंचा पाए हों, लेकिन ये बहस मुझे लगता है स्टूडियो से बाहर जारी रहनी चाहिए। अंत में हम ये कहेंगे कि ये वर्ष ऐसा वर्ष रहा है जिसमें हमने कई प्रमुख पत्रकारों को खोया भी। विनोद मेहता साहब, प्रफुल्ल बिदवई, हेमेंद्र नारायण, अरुण कुमार, वीरेन डंगवाल, प्रद्योत लाल, सुमित सेन और अक्षय सिंह सहित राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय स्तर के ऐसे तमाम दिवंगत पत्रकारों को हम मीडिया मंथन की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज की चर्चा का समापन करते हैं। अपने दर्शकों, श्रोताओं को क्रिसमस और नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। देखते रहिए राज्यसभा टेलीविज़न। अगले वर्ष मिलेंगे मीडिया मंथन में, नए साल में नए विषय के साथ। नमस्कार।